एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये हो गया, सिंपली ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन किसने दिया था? एक एमसीक्यू मिला है मुझे आज तक इस पे, तो ये डेटा भी बहुत जल्दी मिलता है। कहाँ पे मिली ये डेफिनेशन? ठीक है, जैसे आपको हेल्थ की डेफिनेशन पूछ लेगा, आप बता दोगे WHO 1948 में। इसको भी मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, इसको जॉन एम लास्ट ने दिया है। जॉन एम लास्ट ने इसको दिया है, जॉन एम लास्ट, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें बेसिकली ये समझिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम डिजीजेस का अकरेंस कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीजेस जितनी हो रही हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है एपिडेमियोलॉजी को? बेसिकली ये 3 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक और आरसीटी। इसको हम बेसिक बता रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इसका ऑन द बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आप जब एमडी करने जाएंगे तो इस लेवल से आपकी रिसर्च वर्क शुरू होता है। कुछ लोग ऑब्जर्वेटिव स्टडीज को कंडक्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कंटिन्यू करते हैं। कैसे वर्क करता है ये सब? देखिए, जैसे हम आपको कहानी सुना रहे हैं, केवल हम आपको नॉर्मल ऑडियो कॉल करके और बता दे देखो इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो, ठीक है। केवल बात बता रहे हैं, दिखा कुछ नहीं रहे। दैट इज एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्टोरीज हैं पूरी, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब हम करके नहीं दिखा रहे हैं वो चीज़। लेकिन जब हम आपको सामने से एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाएं, सामने से उसका दिखाएं सारी चीज़, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आता है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड दिस इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एपिडेमियोलॉजी का ये मतलब हुआ कि आप जब इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि ओके, ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका कितना पावर है, ये कितने दिन से चल रही है ना। ये सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है। इससे आप डिजीज का एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं कि अच्छा, ये फला डिजीज ये इतने दिन तक चलती है, ये बहुत ही खतरनाक है या थोड़ी कम खतरनाक है, ये अक्यूट है, ये क्रॉनिक है ना। ये सब क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछते हैं ओपीडी में, उससे आपका स्टार्ट होता है डिसाइड होना, ठीक है। तो बेसिकली जो एपिडेमियोलॉजी होती है इस तरह से वर्क करती है, ओके। तो एपिडेमियोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं और एनालिटिक स्टडीज, जिसमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया इस तरह से हाइपोथेसिस बनता है, जब उनको हम लोग पूछते हैं कि ये कैसे आपको स्टार्ट हुई ये प्रॉब्लम, कहाँ से आई, आपने और क्या ऑब्जर्व किया इसके बारे में, कब से है, फला फला क्वेश्चंस। और एनालिटिक में ये होता है भाई कि अब कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का नाम कितने लोगों ने सुना है? व्हाट इज कोहॉर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहॉर्ट स्टडी? सेम टाइम में। इस अंडर ग्रेड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत। अगर आप लोग थोड़ा बहुत बता देंगे तो उसके ऊपर से फिर चीजें स्टार्ट होंगी। व्हाट इज कोहॉर्ट? जैसे किसी सेम ईयर में बच्चे जो पैदा होते हैं उनका सेम पार्ट है। बच्चे क्या? एंड बच्चे? जैसे सेम ईयर में बच्चे जो पैदा हुए हैं उनकी जो हाँ स्टडी हाँ। की बेबी होते हैं मैम सेम ईयर में, तो उनकी अच्छा, अगर स्टडी करेंगे तो कौन सी स्टडी कहा जाता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ मैम ऑल कोहॉर्ट तो आप कॉज टू इंडिविजुअल इफेक्ट स्टडी है। जब जाते हैं मैम, हाँ हाँ, कॉज की ये वजह ये से जब डिसीज कॉज होते हैं। ये बढ़िया आपको बताया, हाँ ठीक है, यही मैं सुनना चाह रही थी। कॉज टू इफेक्ट, इफेक्ट टू कॉज। देखिए, इसको याद कैसे रखना है, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूँ। कोहोर्ट
कॉज टू इफेक्ट है, ठीक है। केस जब कोई हो गया तो मतलब केस हो गया तो मतलब इफेक्ट सामने आ गया, है ना। केस माने हम लोग किसको कहते हैं, केस बहुत अच्छा है, केस का मतलब डिजीज्ड इंडिविजुअल, है ना। केस मतलब डिजीज्ड इंडिविजुअल, तो वो कोहोर्ट इसमें आता है, केस कंट्रोल में आएगा। और कोहोर्ट तब तक पढ़ेंगे जब तक वो कॉज टू इफेक्ट, और उल्टा जब पढ़ेंगे इफेक्ट टू कॉज, मतलब जब केस बन गया तब अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों बना, कैसे बना, क्या हो सकता है कारण, क्या है निवारण, वो केस कंट्रोल में जाएगा। ओके, तो ये कोहोर्ट हो गया और केस कंट्रोल, समझ में आ गया, याद रहेगा, नहीं याद मैम रहेगा केस तो अभी कंट्रोल आगे और डिस्कस। कर केस दीजिए। कंट्रोल में ये बता रही हूँ, केस कंट्रोल, केस का मतलब जैसे पोलियो का केस आया तो डिजीज हो चुकी है ना, अब आपको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है। तो उससे पोलियो के केस से आप पूछोगे कब हुआ, किस एज में डिटेक्ट हुआ, क्या क्या डिसेबिलिटी है ना। उल्टा उल्टा पढ़ना, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, केस कंट्रोल, इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट, देखो कॉज कोई आता है, कोई कारण आता है, उसके बाद डिजीज आती है ना। कॉज आता है फिर इफेक्ट आता है, अंडरस्टूड। तो इफेक्ट टू कॉज मतलब इफेक्ट के बाद, मतलब पुरानी चीज जो थी उसको खोदना वापस से, दैट इज केस कंट्रोल। मतलब कोहोर्ट हो गया कि एक पॉपुलेशन में ये स्टडी करना कि इन सब में किसमें पोलियो हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव, आगे की बात सोचना। और पोलियो हो गया तो अब क्यों हुआ, किस एज में हुआ, क्या क्या डिसेबिलिटी है, उल्टा पढ़ना इस केस कंट्रोल। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। यस मैम। बैकवर्ड लुकिंग इज केस कंट्रोल, फॉरवर्ड लुकिंग इज कोहोर्ट, अंडरस्टूड। यस मैम। ओके, और इसके आगे अभी आएगा और अच्छे से समझाऊंगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है बेसिकली एक गिवन एरिया ऑफ टाइम, जैसे क्रॉस खींच दीजिए, इसी टाइम पे, इसी जगह पे, इसी माहौल में क्या क्या हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल छोटी सी स्टडी होती है, ठीक, जैसे 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की स्टडी कर लिया हमने, एक ही टाइम, एक ही महीने में, और एक ही सिचुएशन में, एक ही माहौल में क्या क्या डिजीज हो रही है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सबसे छोटी स्टडी होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी क्या होती है? इकोलॉजिकल स्टडी होती है जिसमें हम लोग इकोसिस्टम में, पूरी पॉपुलेशन में, सोसाइटी में स्टडी करते हैं, दैट इज द ओनली ग्रुप स्टडी वी डू। केवल एक ग्रुप स्टडी है पूरे में, दैट इज इकोलॉजिकल स्टडी। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन गिविंग टू यू, उसके बाद हम लोग और देखेंगे, है ना। अभी एक 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 स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उन चीज़ों से। ये सारे ऑब्जर्वेशनल स्टडी हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग फिजिक्स में करते थे उस प्रकार से कोई चीज़ को हम करके देखते हैं, जिससे हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। एक ग्रुप को हम प्लेसिबो देंगे और एक ग्रुप को रस्टॉक्स देंगे, और हम स्टडी ये करने वाले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में रस्टॉक्स का क्या रोल है, ठीक है। तो जिस ग्रुप को हमने रस्टॉक्स दिया है वो क्या कर रहा है, और जिस ग्रुप को हमने कुछ नहीं दिया वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर प्लेसिबो और रस्टॉक्स वाले दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं तब क्या मतलब निकल के आएगा, तब क्या मतलब निकल के आएगा। प्लेसिबो और रस्टॉक्स वाले एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं तो क्या मतलब निकलेगा। होम्योपैथिक इसका सिमिलर मतलब रेमेडी नहीं होगी तो ये रस्टॉक्स एक्ट नहीं करेगा।
नहीं, इसमें होम्योपैथिक सिमिलर नहीं देखते हैं। इसमें ये देखते हैं, जैसे रेस्टॉक्स में लिखा है कि वो ये मूवमेंट से रिलीफ है, स्लाइट मूवमेंट से, और रेस्ट से एग्रावेशन है। ऐसे सिम्टम वाले हम लोग ने 10 पेशेंट पकड़ लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस से जिनको, और यही सेम सिम्टम है। अब उन 10 को हमने रेस्टॉक्स दे दिया। हाँ, ये जो होम्योपैथिक सिमिलर है, कुछ होम्योपैथिक वाले लोग इसको भी बोलते हैं कि ये आरसीटी नहीं करना चाहिए होम्योपैथी में। हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर रहे हैं। ट्रायल कैसे किया जाता है होम्योपैथी में? जब आप एमडी करने पहुंचोगे तो आपको ट्रायल हो सकता है, कंडक्ट करना पड़े। अगर आपके गाइड से आपकी बात बन जाए तो आरसीटी करने का आपको मौका मिल सकता है। कैसे उसमें किया जाता है? पेशेंट्स लिए जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम पे, जैसे रेस्टॉक्स, ब्राइनिया, और ये सारी मेडिसिन मान लो जितनी जॉइंट पेन की दवा है सिस्टमिक वाली ले लिया हमने, और उनको हमने बोला कि ये सब दवा देंगे सिम्टोमेटिक, और एक ग्रुप को 10 पेशेंट लिए, 5 को हमने प्लेसिबो दिया और 5 को हमने रेस्टॉक्स दिया सेम सिम्टम के, और देखेंगे उनको वापस बुलाएंगे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहेंगे कि वो रेस्टॉक्स वाला पेशेंट कहाँ तक पहुंचा और प्लेसिबो वाला पेशेंट कहाँ तक पहुंचा। मतलब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इज रेस्टॉक्स केपेबल ऑफ ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस और नॉट। ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम कंपेयर करेंगे प्लेसिबो से। प्लेसिबो का मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो किसी को हम लोग केवल कुछ भी नहीं देके और एक को मेडिसिन देके ये कंपैरिजन करके हमारी थीसिस रेडी होती है कि हाँ भाई है रेस्टॉक्स का रिस्पॉन्स, हमने रिसर्च करा। ठीक है, तो दिस इज आरसीटी। फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कमिंग टू टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग कुछ भी करने चलते हैं, यूजुअली हमारे पास कुछ अस्त्र शस्त्र होने चाहिए उस चीज के काम करने के। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास भी टूल्स होने चाहिए, क्या जानने के लिए? वो डिजीज का मैग्नीट्यूड जान पाए, रेट, रेशियो, प्रपोर्शन जान पाए, इसलिए टूल इज वेरी नेसेसरी, है ना। टूल्स के लिए आपके पास रेट, रेशियो, प्रपोर्शन, 3 तरीके की चीजें होती हैं। रेट्स दिखेंगे इसमें, देयर विल बी सम रेशियोज, देयर विल बी सम प्रपोर्शंस। ठीक है, जिससे वो ये आकलन कर सकता है कि डिजीज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हैं। टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर रिक्वायर्ड टू एसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज। आ जाइए इस पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ठीक है, तो अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। कारण ये है कि IMR जैसे है तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, इन्फेंट डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1000 होगा। दिस इज अ रेट। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और रेट है। MMR भी देखिए R है, ठीक है, लेकिन ये रेशियो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब ये आपको याद रखना है, किसके फुल फॉर्म में आर मतलब रेट है, किसके फुल फॉर्म में आर मतलब रेशियो है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि ये पूछा जाता है MMR इज अ रेट और अ रेशियो, IMR इज अ रेट और अ रेशियो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो MMR है, क्योंकि मदर बड़ी है, इन्फेंट छोटा है, तो मदर बड़ी है, उसमें आर में जिसमें लंबी स्पेलिंग है, रेशियो लंबी स्पेलिंग है, रेट छोटी स्पेलिंग है। ठीक है, तो बड़ी स्पेलिंग MMR में है, मतलब रेशियो MMR में है, और जो छोटी स्पेलिंग है दैट इज रेट, वो छोटा इन्फेंट तो IMR में होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। दिस इज माय टेक्निक, आप कुछ और भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है सेक्स रेशियो। कमिंग टू इंसिडेंस। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है रफली? किसी को पता है तो बताएं।
स्पेसिफिक नंबर टाइम ऑफ में कितने डिसीज डायग्नोज होते हैं, टाइम लिमिट। नंबर ऑफ म्यूटेशन। एकदम हाँ, इनिशियल का स्टेज जब इनिशियल सिम्टम्स आना ही शुरू होते हैं वो, और उस टाइम पे इंसिडेंस में चलती है डिजीज, है ना। तो इंसिडेंस भी एक रेट है, ठीक है। इस सब का फॉर्मूला आप लोग लिख के कहीं पे टांग लीजिए, क्योंकि किसी में 1000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 100 से मल्टीप्लाई किया है। ये पूरी एक टेबल इसीलिए बना दी है ताकि ये आपको याद रखने में ईजी है। प्रेवलेंस प्रपोर्शन है, पी से प्रेवलेंस, पी से प्रपोर्शन। केस फर्टिलिटी रेट प्रपोर्शन होता है। देखिए कितनी डिफरेंट सी बात है। आपके पास एमसीक्यू आएगा, CFR इज अ रेट रेशियो प्रपोर्शन, व्हाट इज इट। तो आप बता दोगे कि भैया रेट है तो रेट ही होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट। CFR इज अ प्रपोर्शन, ठीक है। केसेस से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए ये प्रपोर्शन में काउंट होता है। रिलेटिव रिस्क रेशियो होता है, RR उसको। ओके, नाउ कमिंग टू इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्टेलिटी? मृत्यु दर। हेल्दी कंडीशन। यस, मोर्टेलिटी का मतलब मैम डेट। डेथ। हाँ, डेथ। डेथ डेथ, रेट। बिल्कुल सही बात है। डेथ होगा तो मोर्टेलिटी में जाएगा, और कोई भी डिजीज होगी तो वो मॉर्बिडिटी में जाएगी, ठीक है। तो मोर्टेलिटी में क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे जितने मोर्टेलिटी वाले हैं, डेथ वाले हैं, वो मोर्टेलिटी में आ जाते हैं। और मॉर्बिडिटी में डिजीजेस वाले आते हैं, जैसे इंसिडेंस, प्रेवलेंस, है ना, ओपीडी वाला, अटेंडेंस रेट, और ये सब सब इसमें, ठीक है। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट निहारिका अभी? Ma'am, less than a minute. ओह, सो वी शुड कंक्लूड राइट नाउ, बिकॉज नया टॉपिक स्टार्ट करने से फिर वो बीच में। ओके, सो अभी जो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हम लोग ने पढ़ा RCT, जो मैंने इतनी देर तक समझाया RCT, इट इज गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च वर्क। व्हाई? बिकॉज इसमें आप प्रूव कर देते हो। एक चीज होती है पढ़ना, एक चीज होती है प्रूव कर देना। तो अगर आपसे कोई पूछे गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा रिसर्च वर्क होता है, तो दैट इज रैंडमाइज RCT। कंट्रोल ट्रायल, RCT, पहले वाला जो है, ठीक है। क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड लगा के उसको विद अ प्रूफ डेटा को अपने रेडी करते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि सारी रिसर्च वर्क इंडिविजुअल्स पे होते हैं, केवल ये जो है इकोलॉजिकल स्टडी वो पॉपुलेशन पे, ठीक है। और इसके अलावा जो एक मेटा एनालिसिस नाम की एक स्टडी स्टार्ट हुई है, मेटा एनालिसिस लिख सकते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड उसे भी कहते हैं। RCT और मेटा एनालिसिस, ये दोनों को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। मान लीजिए RCT ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको मेटा एनालिसिस पे टिक करना है, ठीक है। So that is all for today, students. We will have pathology lecture tomorrow. Thank you. Ma'am, no class tomorrow. Okay, so day after we can take. Yes, sure, ma'am. थैंक यू Day मैम। after बुधवार को